Good morning to everyone. My name is Jagriti Tukral and today we are going to study chapter number 11, that is force and pressure from class 8 science textbook. What is force, what is pressure? इस चैप्टर में बेसिकली हम यही पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, अगर हम किसी चीज़ पे प्रेशर बनाते हैं तो उसका नेट रिजल्ट क्या हमें मिलेगा, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम ये सब चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। आइए, सबसे पहली टर्म जो इस चैप्टर के टॉपिक में गिवन है दैट इज फोर्स। फोर्स क्या होती है, देखिए फोर्स एक्चुअल में क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ठीक है, ये पेन मैंने एक डेस्क पे रख दिया। अब मैं इस डेस्क से ये पेन उठा रही हूँ तो मेरे हाथ में कोई तो ऐसी फोर्स होएगी ना, मतलब फोर्स का मतलब होता है कोई जोर, कोई ऐसा जोर जो इसको उठाने में मेरी मदद कर रहा है। तो कोई ऐसी जोर, ऐसी आपके अंदर एक ताकत होती है जो आपको मजबूर करती है, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप ताकि वो उस चीज को उठा सको, तो दैट इज कॉल्ड एज फोर्स। आप कोई भी चीज, आप हिटिंग कर रहे हो, आप किकिंग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप फुटबॉल खेल रहे हो, आप किक करते हो फुटबॉल को, तो क्या होता है, आपके पैरों से फोर्स जा रही है तभी वो फुटबॉल आगे को मूव कर रही है। आप पैरों से जोर लगा के फुटबॉल को किक कर रहे हो तो क्या होगा, फुटबॉल आगे को जाएगी, ठीक है। तो यही एक फोर्स होती है। फोर्स का मतलब ही यही होता है कि जब आप अपनी बॉडी से कुछ जोर लगाते हो किसी चीज को करने के लिए, दैट्स कॉल्ड इज फोर्स, उसको हम फोर्स बोलते हैं। सिंपल हिंदी भाषा में इसका ये मतलब है। आइए हम साइंटिफिक टर्म में पढ़ते हैं कि फोर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। A push or pull of an object is called as force. Push or pull. Push or pull of an object is called as force. सिंपल, आप किसी को, अगर ये पेन को आप धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो, ठीक है, ये कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ठीक है, आपने इसको धक्का दिया, आप इसे पुश कर रहे हो तो क्या है, दिस इज कॉल्ड एज फोर्स। आप इसे, मान लीजिए आप कुएं से पानी निकालते हो, आप जब वेल से पानी निकालते हो तो क्या करते हो, आप पुल करते हो। जब आप पुल करते हो तो वो क्या होती है, आपकी मस्कुलर फोर्स लग रही है, आपकी मस्कुलर एनर्जी लग रही है, तो आप उसको पुल करते हो, आपके मसल्स की एनर्जी जा रही है, आप फोर्स से उसको पुल करते हो, दैट्स कॉल्ड फोर्स। सो अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। आई होप आपको फोर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि when we come to know that yes here the force is applied, अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हमें पता कब चलेगा कि हमने फोर्स को यहां लगाया है, कैसे पता चलेगा, उसका आंसर भी गिवन है। फोर्स अराइजेस ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स अराइजेस ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। समझे आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि ये पेन था, आपने इसे पुश किया तो क्या हुआ, फोर्स अप्लाइड हुई, ठीक है। तो फोर्स हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ फोर्स लगी है, क्यों, क्योंकि यहाँ दो चीजों की इंटरेक्शन है, एक पेन जिसपे फोर्स अप्लाई की जा रही है, एक हाथ जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक चीज जिसपे फोर्स अप्लाई करी जा रही है ताकि ये आगे पुश हो सके, और हाथ जो इसको पुश करने में मदद कर रहा है। तो ये दो चीजों से इंटरेक्शन की वजह से ही वो चीज आगे को बढ़ी। तो दिस इज कॉल्ड कि जब दो चीजें इन्वॉल्व हो एक पुश और पुल के प्रोसेस में, तो इट मीन्स वहां फोर्स अप्लाई की जा रही है। दो चीजों की जरूरत पड़ेगी फोर्स अप्लाई करने में। आप हवा में तो ऐसे फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते ना, सीधी सी बात है, आप हवा में फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी फोर्स अप्लाई करने के लिए। यहां मैंने आपको बताया था पेन ऐसे आपका एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, आप चाहते हो पेन यहां से यहां ये फिंगर तक पहुंच जाए, कैसे पहुंचेगा, अपने आप तो चल के नहीं पहुंचेगा ना, पीछे से अगर कोई उससे मूव करेगा तब वो फिंगर पॉइंट तक यहां तक पहुंच पाएगा ना, फिंगर तक पहुंच पाया। तो क्या हो रहा है, अपने आप तो नहीं गया, पीछे से फोर्स अप्लाई हुई, हैंड की फोर्स अप्लाई हुई, तो क्या हुआ, दो चीजें हुई, जिसपे फोर्स अप्लाई किया गया और जिससे अप्लाई किया गया। तो इट अराइजेस ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, देन वी कैन कंक्लूड टू दिस थिंग दैट यस द फोर्स इज अप्लाइड हियर। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। अब आते हैं आपके बुक के थर्ड सब टॉपिक पे, जो इस चैप्टर में सब टॉपिक गिवन है, दैट इज एक्सप्लोरिंग फोर्स। अब हम
फोर्स को और थोड़ा अंदर ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि फोर्स में और क्या क्या गिवन है। आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल्स गिवन है, 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, आपने बचपन में भी खेला होगा, रस्सी खींचने वाला, एक रेस, सॉरी ये पुलिंग वाला एक वो कंपटीशन सा होता है, जिसमें क्या होता है कि 3 बच्चे इस तरफ खड़े होते हैं और 3 बच्चे इस तरफ। रोप पुलिंग का आपने खेला होगा, आपने गेम खेला होगा। तो 3 बच्चे यहां से फोर्स लगा रहे हैं कि यस ये वाले लोग इधर की तरफ आ जाए, और 3 बच्चे इधर से फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये बच्चे अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ, और ये बच्चे अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये बच्चे इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि ये वाले बच्चे इधर की तरफ आ जाए और ये टीम जीत जाए। ये टीम ए है और ये टीम बी है। ये बच्चे इधर को फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये टीम जीत जाए, और ये बच्चे इधर को फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये फोर्स की डायरेक्शन है, जो ऊपर मैंने एरो बनाया ना, ये फोर्स की डायरेक्शन है। ये बच्चे इधर को फोर्स लगा रहे हैं, क्यों? ताकि टीम बी की टीम जीत जाए। तो क्या हो रहा है, दोनों बच्चे फोर्स लगा रहे हैं और दोनों बच्चे पुल कर रहे हैं रोप को। पुल कर रहे हैं मतलब, पुल का मतलब होता है खींचना। दोनों बच्चे पुल कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब होगा? दोनों ही पार्टिसिपेंट्स इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। अगर किसी ने भी, मान लीजिए टीम बी ने ज्यादा फोर्स लगा दी, तो क्या होगा? टीम बी जीत जाएगी, क्योंकि ये कैंडिडेट इधर आ जाएंगे। तो बेसिकली फोर्स का ये कंसेप्ट होता है। एक और एग्जांपल से हम फोर्स के और कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप फोर्स का कंसेप्ट आपको फर्स्ट एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब फोर्स कोई ज्यादा लगाएगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? टीम बी जीत जाए। जौन सी भी टीम आपको फोर्स एक्स्ट्रा लगाएगी वो टीम जीत जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम समझने वाले हैं। प्लीज एग्जाम्पल नंबर 2 पे फोकस कीजिए। सबसे पहला क्या एग्जाम्पल है? एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है, ये 2 बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों बच्चे ये बॉक्स को ऐसे पुल कर रहे हैं। ये दोनों बच्चे इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी तो क्या होगा? आराम से पुश हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, यहां से मैं इसको बहुत, एक मेरे साथ मान लीजिए एक और कोई कैंडिडेट है, वो हम दोनों मिलकर इस बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा? आराम से पुश हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस ले लेते हैं, केस 2। एग्जाम्पल में, इसी एग्जाम्पल में केस 2, सेम ऑब्जेक्ट है, सेम बॉक्स है, बट क्या है, अब ये जो यहाँ पे एक लड़का था ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, वो दूसरी डायरेक्शन से पुश करने लगेगा। मतलब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट को एक लड़का यहां से पुश कर रहा है, तो ये लड़का इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको पुश करने लग गया। मतलब एक ही बॉक्स को एक यहां से पुश कर रहा है, तो एक दूसरी तरफ से पुश कर रहा है। तो क्या होगा? क्या होगा? वो पुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों अपनी फोर्स लगाएंगे, दोनों ही अपनी फोर्स लगाएंगे, वो पुश नहीं हो पाएगा। जौन सा बच्चा ज्यादा फोर्स लगाएगा वो अपनी डायरेक्शन में पुश उसको कर पाएगा। मान लीजिए ये वाले बच्चे ने ज्यादा फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, क्या होगा? और ये कम फोर्स लगा पा रहा है, तो क्या होगा? ये वाला थोड़ा आगे बॉक्स इस डायरेक्शन में खिसक जाएगा। तो इस कंसेप्ट से हमें क्या समझ में आ रहा है, या ऊपर वाले रोप कंसेप्ट से क्या समझ में आ रहा है? हमें सब्जेक्ट समझ में ये आ रहा है, फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट, फोर्स लग रही है ना, धक्का मार रहे हैं दोनों बच्चे, force applied on a object, if the force applied on a object in a single direction, ठीक है, by the candidates, अगर एक फोर्स अप्लाई की जा रही है एक ऑब्जेक्ट को के ऊपर एक सिंगल डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में ये दोनों लगा रहे हैं, तो उन दोनों की फोर्स ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहां फोर्स का हो जाएगा एडिशन। क्या हो जाएगा? एडिशन। जब एक ही बॉक्स को 2 लोग एक ही तरफ से पुश कर रहे हैं तो फोर्स ऐड हो जाएगी, और जब 2 कैंडिडेट हैं और एक ही ऑब्जेक्ट पे ऑपोजिटली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए ये यहां से अप्लाई कर रहा है और ये यहां से अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? फोर्स का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा फोर्स का।
कि इसकी फोर्स और इसकी फोर्स को माइनस करके हमें पता चल जाएगा कि इस बॉक्स पे कौन सी फोर्स अप्लाई, कितनी फोर्स अप्लाई की जा रही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फोर्स का हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स की एडिशन आ जाएगी। इन दोनों की फोर्स जितनी मिली होगी, जितनी से बॉक्स आगे चला गया होगा, तो वो होगी फोर्स की एडिशन, पता चल जाएगी। और जब वही दो कैंडिडेट ऑपोजिटली, एक बंदा यहाँ से पुश कर रहा है, एक बंदा यहाँ से पुश कर रहा है, तो क्या होगा, जब इसकी फोर्स और इसकी फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स का डिफरेंस आ जाएगा। आई होप अब आपको पता चला कि फोर्स क्या होती है, फोर्स अराइजेस कैसे होती है, और फोर्स के एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या होती है। मतलब हम अगर फोर्स को ज्यादा पढ़ेंगे तो फोर्स एडिशन का पता चल गया आपको, फोर्स सब्ट्रैक्शन का पता चल गया। अब एक पॉइंट आपकी बुक में गिवन है, दैट इज अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी बुक में गिवन है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ मोशन, एक फोर्स एक किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी पोजीशन है या जो भी उसका मोशन है, मोशन से मतलब आप समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चल रहे हैं तो आपका क्या मोशन हुआ, आपका वॉकिंग मोशन हुआ। अगर आप एक रेस्ट पोजीशन में, आप एक जगह बैठे हुए हैं, तो आपका कौन सा मोशन हुआ, आपका रेस्ट मोशन हुआ। तो बेसिकली फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली अगर फोर्स का मतलब क्या होता है, अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यही पढ़ रहे हैं ना हम। तो मतलब क्या है इस बात का, ऑब्वियसली जब हमें पता है कि फोर्स का काम क्या है, पुश या पुल करना, यही काम है। तो क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए ये पेन है, ये रेस्ट पोजीशन पे है अभी, ठीक है, चल चुल नहीं रहा है, कोई लिख नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, पेन अपनी रेस्ट पोजीशन पे है। अब क्या है, अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करती हूँ, ठीक है, इस पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो ये धीरे धीरे आगे वॉकिंग पोजीशन में आ रहा है, ठीक है। जब ये अगर वॉकिंग पोजीशन में आ रहा है तो क्या हो रहा है, इसकी जो मोशन था, जो इसका रेस्ट पोजीशन था, वो अब वॉकिंग पोजीशन में आ गया है। तो क्या हुआ, इसने अपनी रेस्ट पोजीशन को छोड़ के वॉकिंग पोजीशन पे आया, किसकी मदद से, जो फोर्स अप्लाई की गई। सो अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई इंसान, जैसे मैं हूं, मैं अभी यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन पे हूँ, पीछे से मुझे कोई धक्का मारे तो मैं थोड़ा सा चलूंगी, तो क्या हुआ, पहले मैं रेस्ट पोजीशन में थी, फिर मैं थोड़ा सा चली क्योंकि मुझे पीछे से धक्का लगा, पुश किया किसी ने, तो पुश क्या हुआ, फोर्स हुआ। मैं रेस्ट पोजीशन में थी, जब मुझे फोर्स लगी, पुश लगा, तो क्या हुआ, मैं आगे को गई। तो अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स उस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट था मोशन का, उसको चेंज कर सकता है। पता चल गया? आई होप ये इंपॉर्टेंट नोट आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन उठता है कैसे चेंज कर सकता है, तो नीचे लिखा है चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये पेन ऐसे इतनी स्पीड पे चल रहा है, पीछे से फोर्स आई और इसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी। ये इतनी स्पीड पे चल रहा है, ऑलरेडी फोर्स आई और इसने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया, इसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, पीछे से फोर्स लग रही है, इसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। तो क्या हुआ, इसके मोशन जो पहले चल रहा था उससे तो तेज हो गया ना, तो उसके मोशन में चेंज आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? पहले ये धीरे धीरे चल रहा था, पीछे से फोर्स आई, फिर ये तेज चलने लगा, तो मोशन में चेंज आया। पहले धीरे चल रहा था, फिर तेज चलने लगा। फॉर एग्जाम्पल ये बैठा हुआ है, पेन ऐसे स्टेशनरी पोजीशन पे है, मतलब स्टेशनरी का मतलब एक रुकी हुई पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे। पीछे से धक्का लगा तो ये चलने लगा। जब ये चलने लगा तो उसके मोशन में चेंज आया, इसकी स्पीड में भी चेंज आया। पहले स्पीड 0 थी क्योंकि बैठा हुआ था, हम स्पीड 0 मान लेते हैं क्योंकि बैठा हुआ था। फिर इसको पुश लगा, पीछे से किसी ने धक्का दिया, पीछे से किसी ने फोर्स दी, तो क्या हुआ, ये आगे चलने लगा। ठीक है, फटाफट थोड़ा स्पीड, इसने वॉकिंग पोजीशन में आया तो कुछ तो स्पीड होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, जब चेंज आ जाता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट में, तो क्या होता है,
फोर्स ने क्या किया, जो मोशन, जो ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है उसको चेंज किया। तो स्पीड का जब चेंज आएगा किसी ऑब्जेक्ट में, मान लीजिए कोई चीज रेस्ट पोजीशन पे है, मान लीजिए रेस्ट पोजीशन पे, इसको धक्का लगा, ये आगे चलना शुरू कर दिया। जब भी अगर आगे चलना शुरू कर दिया तो इसकी स्पीड पहले 0 थी, जब रेस्ट पोजीशन पे हमने एज्यूम कर ली कि 0 थी। फिर जब इसने चलना शुरू करा तो कुछ तो स्पीड होगी, 1 2 3 कुछ तो स्पीड होगी, तो चेंज इन द स्पीड आया। जब चेंज इन द स्पीड आया तो इट मींस क्या हुआ, इसका जो मोशन पहले रेस्ट मोशन था उससे ये वॉकिंग मोशन पे आ गया। सेकेंड बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर किसी चीज की डायरेक्शन ऑफ द मोशन बदल जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने बॉल ऊपर को उछाली, ठीक है, आपने तो ऊपर को उछाली, बट किसी चीज की वजह से वो नीचे को आ गई, आई ना, नीचे, ऊपर जाके नीचे को आई। हमने बॉल यहाँ पड़ी थी, मान लीजिए बॉल है, ठीक है, बॉल यहाँ पड़ी थी, हमने इसको ऊपर को भेजा, बट हम फोर्स लगा रहे ऊपर को, ये आ गई नीचे को, बॉल ऊपर उछाओगे ऊपर को जाएगी बट नीचे को आएगी, तो इसके मोशन में चेंज आया। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आए, जब उसकी डायरेक्शन में चेंज आए, तो क्या है, इट मींस जो फोर्स है वो स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। देखिए 3 चीजों से फोर्स चेंज कर सकती है ऑब्जेक्ट को। पहला, जब वो अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है उसको पुश करेगी, उसको वॉकिंग पोजीशन में ला देगी तो उसका मोशन चेंज कर देगी। मान उसकी स्पीड बदल सकती है, कोई मान लीजिए इस स्पीड पे चल रहा है, ठीक है, फोर्स ये भी कर सकती है, कोई स्पीड पे चल रहा है, पीछे से फोर्स देगी, ये तेज तेज चलना शुरू हो जाएगा, स्पीड में चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान यहाँ से जा रहा है, उसको यहाँ से पुश मिल गया, कोई इंसान यहाँ से जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, उसको इधर से फोर्स आई, ये इस डायरेक्शन में हो गया। आप मान लीजिए आप यहाँ से जा रहे हो, आपके सामने से कोई चीज आ जाए, आप एकदम पीछे को ऐसे होगे ना, होगे, तो जब आप इसको ऐसे एकदम पीछे को होगे, बाउंस बैक कर जाओगे, तो क्या होगा, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी मोशन की। आप तो इस डायरेक्शन में जा रहे थे, आपको एकदम फोर्स लगी, आप इस डायरेक्शन में को पीछे को है। तो फोर्स क्या क्या कर सकती है, फोर्स एक रेस्ट पोजीशन को वॉकिंग पोजीशन में भी डाल सकती है, उसकी स्पीड बदल सकती है, उसकी डायरेक्शन बदल सकती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट भी है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो आप लोगों के घर में भी सब आप देख सकते हो, आटा। जब आपकी मदर आटा गूंथती है, ठीक है, आपने देखा होगा आटा पाउडर फॉर्म में होता है, क्या होता है, उसके बाद आपकी मदर उसमें पानी डालती है, उसको आटे को गूंथती है, आटे को गूंथती है तो वो एक डो फॉर्म में आ जाता है, पाउडर से वो एक डो फॉर्म में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो दिखाती हूँ, ये आपका हुआ आटा, ये ऐसे पाउडर फॉर्म में, जब इसमें वाटर डालेंगे, ठीक है, वाटर डालेंगे, फिर आपकी मदर ऐसे निट करती है उसको, डो को, फिर क्या होता है, वो ऐसे ऐसे डो बन जाता है। तो क्या हुआ, मदर के पास पहले तो चीज सिर्फ आटा एक पाउडर फॉर्म में था, फिर वो डो की फॉर्म में आटा पूरा आपका रोटी बनाने के लिए बन जाता है। कैसे, फोर्स की वजह से, क्योंकि आपकी मदर उसमें अपनी मसल्स की फोर्स लगा रही है, मस्कुलर फोर्स लगा रही है उसको निट करने के लिए। जब मदर्स मस्कुलर फोर्स लगाती है, इन द सेंस एग्जाम्पल की बात है, आपकी मदर ने आटा गूंथने के लिए मस्कुलर फोर्स लगाई, तो क्या हुआ, ये पाउडर फॉर्म से एक प्रॉपर आटे की फॉर्म में आ गया, प्रॉपर एक डो बन गया जिससे आप चपाती बना सकते हो। तो शेप चेंज हो गई, पहले पाउडर की फॉर्म में था, फिर ये प्रॉपर अब डो की फॉर्म में आ गया। कैसे, क्योंकि आपकी मदर ने निट किया है, आपकी मदर ने इस पे ताकत लगाई है इसको गूंथने के लिए। सो अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आई होप आपको इसका सिंपल एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स पहले अगर कोई रेस्ट पोजीशन पे है चीज, उसको वॉकिंग पोजीशन पे ला सकता है, उसको धक्का मार के, पुश करके या पुल करके। दूसरी चीज, उसकी स्पीड को बदल सकता है, अगर कोई बंदा इस स्पीड से जा रहा है, पीछे से धक्का दिया, उसको तेज कर दिया। फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इतनी उसमें है। मान लीजिए कोई इंसान यहाँ से जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इधर से सामने से ऑपोजिट को स्पीड आई, ये पीछे को, तो क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन पीछे को चली गई, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। फोर्थ,
फोर्स किसी भी चीज की शेप बदल सकता है। वो मैं आपको आपके किचन हाउस होल्ड जो है उनका एग्जाम्पल मैं बता चुकी हूँ कि आटा अगर आपकी जैसे मदर गूंथती है तो क्या होता है, पहले पाउडर फॉर्म में होता है, फोर्स अप्लाई की तो क्या हुआ, प्रॉपर एक डो की फॉर्म में हमारे पास आ गया। तो अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आई होप ये 4 कंसेप्ट आपको फोर्स के रिलेटेड समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में कि फोर्सेस की कितनी सारी टाइप्स होती हैं। देखिए, there are 2 types of forces. One is the contact forces and another is the non-contact forces. इनके वर्ड से ही आप इनका मतलब समझ सकते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब है जब दो चीजें कॉन्टैक्ट में आती हैं एक दूसरे के, ठीक है, जब दो चीजें एक दूसरे के, मैंने आपको बताया था ना फोर्स का पता कैसे चलता है कि फोर्स लग रही है, जब दो चीजें एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगी तब आपको पता चल जाएगा कि फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही है। अब जैसे पेन है स्टेशनरी पोजीशन पे, जब ये हाथ इस पे लगेगा तभी ये आगे को मूव करेगा। तो क्या हुआ, जब ये पेन इस हाथ के कांटेक्ट में आया और इसने इसको पुश किया तो क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ इन दोनों के बीच में। दैट्स कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस है, कांटेक्ट फोर्सेस। जब दो चीजों के बीच में आपको कांटेक्ट नजर आए तो दैट्स कॉल्ड दी कांटेक्ट फोर्सेस। एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, देखिए जरूरी नहीं होता कि सिर्फ कांटेक्ट की वजह से जब दो चीजें कांटेक्ट में आएंगी तभी फोर्स अप्लाई होगी, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी फोर्सेस है जो अगर एक दूसरे से दूर भी बैठी हो, ठीक है, तब भी वो फोर्स का इम्पैक्ट दिखा सकती हैं, वो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के हम अभी एग्जांपल पढ़ते हैं। पहली है मस्कुलर फोर्स, सेकेंड इज द फ्रिक्शन फोर्स। आइए सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस को पढ़ते हैं। सबसे पहली फोर्स कौन से मैंने बताई थी कॉन्टैक्ट फोर्स में, मस्कुलर फोर्स। आटे वाला एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं। पाउडर फॉर्म में था, मदर ने मस्कुलर फोर्स लगाई, आर्म्स में मसल्स होती है ना, मसल्स की फोर्स लगाई, निट किया तो क्या हो गया, डो बन गया। सो अ फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल्स, जब आपके मसल्स का एक्शन हो रहा है और उसकी वजह से फोर्स लग रही है, आपके हड्डियों की ताकत की वजह से कोई अगर फोर्स लग रही है तो उसको क्या बोलेंगे आप, मस्कुलर फोर्स। और ऑब्वियसली मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स आप क्यों बोल सकते हो इसको, क्यों ये कॉन्टैक्ट फोर्स के कैटेगरी में आई, सोचो क्यों आई ये कॉन्टैक्ट, इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी तो बोल सकते थे, क्यों इसीलिए आई क्योंकि आपकी एग्जाम्पल ले रहे हैं, मदर्स जब आटे के कांटेक्ट में आएंगी, अब ये तो है नहीं ना सीधा सीधा देखेंगी तब हो जाएगा कि हाँ जी हम देख रहे हैं आटा गूंद जाएगा, नहीं, आपकी मदर जब आटे को गूंदेंगी, अपनी मसल्स का लगाएंगी, वो मस्कुलर फोर्स होगी। और कांटेक्ट कैसे हुआ, जब आपकी मदर हाथ आटे के अंदर डालेंगी तभी आटा गूंदा जाएगा ना, सिर्फ देखने से तो आटा गूंदा ही नहीं जाएगा। तो क्या हुआ, आपकी मदर ने हाथ आटे में डाला तो कांटेक्ट हुआ ना हाथ और आटों का, और मसल्स पीछे से लगा रही हैं जोर, तो ये क्या हुई, कांटेक्ट फोर्स हुई। ठीक है, आई होप आपको मस्कुलर फोर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सेकंड इज द फ्रिक्शन फोर्स। कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल एक सरफेस है, उस पर आप बॉल फेंकिए, ऐसे बॉल फेंकिए, क्या होगा, कुछ देर बाद बॉल अपने आप रुक जाएगी, रोल करते करते कुछ देर बाद बॉल अपने आप एक स्टेशनरी पोजीशन पे आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एक फोर्स होती है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, वो एक फोर्स होती है जो बॉल को रुकने पे मजबूर कर देती है। सो दैट्स कॉल्ड दी फ्रिक्शन फोर्स। जब एक बॉल सरफेस पे जा रही है तो बॉल और सरफेस का कांटेक्ट हो रहा है, तो ये कांटेक्ट फोर्स हो गई। दूसरी बात, एक वो फोर्स लग रही होती है जो बॉल को रुकने पे मजबूर कर देती है। तो ऐसी कोई चीज जो किसी चीज को रुकने पे मजबूर कर दे, वो क्या है, हमारी फ्रिक्शन फोर्स। फोर्स रिजल्टिंग फॉर द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली हमने तो रनिंग बॉल फेंकी, बट उसका वो चेंज कर दिया उसने स्टेट ऑफ द मोशन, मतलब वॉकिंग से उसने रेस्ट पे ला दिया, तो ऐसी कौन सी फोर्स हुई, दैट्स कॉल्ड दी फ्रिक्शन फोर्स। आई होप आपको कॉन्टैक्ट फोर्सेस का समझ में आ गया होगा। मस्कुलर फोर्स जिसमें मसल्स अप्लाई हो, फ्रिक्शन फोर्स ऐसी फोर्स जो किसी उसके स्टेट को चेंज कर दे, अगर वॉकिंग स्टेट है तो रेस्ट पे ले आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स।
अभी हमने बात करी कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में। सो कांटेक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं? एक तो होती है मस्कुलर फोर्स, एक होती है फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो फोर्स मसल्स के द्वारा अप्लाई की जाए ताकि हम एक मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकें, तो दैट्स कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। एंड सेकेंड जिसमें मसल्स का यूज हो, एंड फ्रिक्शन जिससे हम किसी स्टेट मोशन किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टेट को बदल सके। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पोजिशन रेस्ट में है, अगर इसको धक्का देंगे तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है। या फिर अगर कोई चीज मूविंग रोलिंग है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है बॉल का। अगर कोई बॉल ग्राउंड पे जा रही है और सडनली वो, हमने तो उसको रोलिंग पोजीशन में भेजा, हमने तो उसको ऐसे रोल करके फेंक दिया नीचे, बट जब वो अपने आप से रुक जाए तो क्या हो रहा है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है। तो बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्सेस का आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं। देखिए, नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब है कि ऐसी फोर्स जिनमें दो चीजों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट ना हो रहा हो, स्टिल उन पे फोर्स अप्लाई हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कौन सी होती है? आपने मैग्नेट्स देखे होंगे, चुंबक बचपन में देखे होंगे। क्या होता है, एक चुंबक का पार्ट आपके हाथ में होता है, इस वाले हाथ में होता है, एक चुंबक का पार्ट इस वाले हाथ में। क्या होता है, दूर से तो आपको कोई फोर्स नजर नहीं आएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, बट क्या होगा, धीरे धीरे जब आप इन दोनों को पास लाओगे तो क्या होगा, आप ऐसे ऐसे अगर एक चुंबक को ऐसे ऐसे, मैग्नेट को ऐसे ऐसे करोगे तो क्या होगा, आपको एक फोर्स नजर आएगी बीच में, और सडनली जब आप इनको और क्लोज लाएंगे तो क्या होगा, ये आपस में स्टिक कर जाएंगी। तो जब वैसे एज सच अगर इनको दूर दूर रखा जाए तो कोई इनमें फोर्स नहीं नजर आती, बट जैसे जैसे हम इनको पास लाते जाते हैं तो इनमें फोर्स आने लगती है। सो एज सच भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, चिपक तो बाद में रही है ना, एंड में कांटेक्ट में आ रही है, बट लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा पास लाएंगे तो आपको एक फोर्स नजर आएगी कि जिससे ये मूव कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक मैग्नेट को आप एक प्लेन सरफेस पे रखो, यहाँ रखो, और एक मैग्नेट आप ऊपर से रखो ऐसे ऐसे, तो वो मैग्नेट मूव करने लगेगा जो इस सरफेस पे होगा। क्यों? क्योंकि एक फोर्स अप्लाई हो रही है और नॉन कॉन्टैक्टेबल फोर्स है, मतलब चिपका नहीं है, इसकी वजह से मूव कर रहा है ऊपर वाले मैग्नेट की वजह से। सो दैट्स कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और उस फोर्स को आप क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। सेकेंड इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज ऊपर को हवा में फेंकी, हवा में तो नहीं रहती ना, वो नीचे को आती है, तो ऐसी कौन सी फोर्स है जो उसको मजबूर करती है कि वो नीचे को आए? दैट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स अर्थ के पास होती है, जो कोई भी चीज अगर हम ऊपर को फेंके वो नीचे को आएगी, क्योंकि अर्थ उसको अपनी ओर खींचती है, तो अर्थ के पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। सो दैट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कोई भी चीज अगर आप ऊपर को फेंके वो नीचे की तरफ आती है, क्यों? क्योंकि अर्थ जिस पे हम खड़े हैं उसके पास अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे को उस चीज को अट्रैक्ट कर लेती है, खींच लेती है कि भाई ऊपर और नहीं जाना, बहुत हो गया, अब आप नीचे आओ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट द पॉइंट इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स का आई होप आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हमारा टॉपिक था फोर्स एंड प्रेशर, तो आइए प्रेशर को स्टडी करते हैं। वैसे प्रेशर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं डिटेल में दिया गया आपकी बुक में, जितना कंसेप्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम वही स्टडी करेंगे। सो प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। Force acting on a unit area of the surface is called as pressure. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेजिटेबल लिया, ठीक है, वेजिटेबल छोड़ो, आपने एक कील ली, ठीक है, आपने कील ली। अब आप मान लीजिए आप कील के पॉइंटेड वाले हिस्से से आप उसको ठोकना शुरू कर रहे हैं, क्या होगा? कील ठुकेगी नहीं। जब वो पॉइंटेड वाला हिस्सा कार्डबोर्ड में जाएगा और उसके वाला ऊपर वाला जो गोल टिप होता है वो बाहर को आएगा, जब इसको ऐसे मारेंगे तो क्या होगा? कील अंदर को जाएगी, जो तीखा वाला हिस्सा है वो अंदर को जाएगा और ये और अंदर को जाएगी। सो हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाले एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं, सिर्फ इस वाले एरिया पे, तो ये हमारा यूनिट एरिया हो गया। फोर्स इस पे हैमर के थ्रू अप्लाई हो रही है, तो क्या हो रहा है, ये हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ताकि वो हमारी चीज हो जाए, ताकि वो कील कार्डबोर्ड के अंदर चली जाए। सो
The force acting on a unit area of the surface is called as pressure. प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर. फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर. ये प्रेशर का फॉर्मूला है, प्लीज इसको याद रखिएगा. और ये प्रेशर की डेफिनेशन है फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया. यूनिट एरिया याद रखेंगे, कौन सा एरिया है? यूनिट एरिया, मतलब छोटा सा एरिया. ठीक है. फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर. और फिर हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा होता है? सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर. प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो प्रेशर एयर की वजह से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो प्रेशर एयर की वजह से बनता है उसको आप क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो फाइनली आपका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर यहाँ होता है खत्म. इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो in the comment section, and please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.